जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि गोयला क्लासेस की तरफ से आपको आपके सिविल सर्विसेज के लिए मेन स्टडी ऑफर किया जा रहा है, जिसमें हम आपको एक टॉपिक देते हैं जिससे आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसको आप अपने मीन्स राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ये भी देते हैं साक्ष्य कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर आप जानते ही हैं, द हिंदू में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो हमारे मेंस राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो देखिए, ये 17 सितंबर के जो द हिंदू है उसमें ये आर्टिकल आया हुआ था। और आर्टिकल का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो है अबाउट दी बायोफ्यूल। और यहाँ पर आप देखेंगे जो G20 का जो सम्मेलन चल रहा है उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा GBA की घोषणा की गई। अब GBA क्या है? ये है आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कि इसमें काफी कुछ देशों ने मिलकर एक साथ इस बायोफ्यूल के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे, ये मैं अगर एक ऑफिशियल हमारी जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, वहां पर जब मैं देखता हूं तो मुझे दिखता है कि यहाँ पर हमें मिलता है कि GBA की जो लॉन्चिंग है ये सितंबर 9 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन है इसमें। सिंगापुर है, बांग्लादेश है, इटली है, US है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, मॉरिशस है, UAE है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लॉन्च हुआ है 9 सितंबर 2023 को, ठीक है। जो G20 का जो दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है उसके साथ साथ इसे लॉन्च किया जा रहा है। तो आपके एग्जाम वाइज आप इंपॉर्टेंट हो गया। प्री में आपसे पूछ सकते हैं कब इसे लॉन्च हुआ है और लॉन्चिंग करने वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो यहाँ से आपको डेटा मिल गया और आप अपने मेंस राइटिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हमारा मेन मुद्दा है बायोफ्यूल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, बायोफ्यूल क्या होता है? एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल, यानी कि एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल। अब कार्बन शब्द आ रहा, मतलब ये हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? या तो वो व्यक्ति जीवित हो या किस भूत में, मतलब पास्ट में वो जीवित रहा हो, या तो व्यक्ति जीवित हो या पास्ट में जीवित रहा हो, वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए, प्रोड्यूस कहां से होगा? ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? लिविंग और वंस लिविंग मटेरियल, या तो जीवित है या कभी जीवित हुआ करता था। जैसे फॉसिल्स मिलते हैं ना, तो वहां से भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस फ्यूल को, ठीक है। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डेज, वीक और इवन मंथ्स, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसे हम कहेंगे कंसीडर्ड अ बायोफ्यूल। जैसे मैंने आपको फॉसिल एक एग्जाम्पल दिया था, परंतु फॉसिल बनने में बहुत सालों लग जाते हैं, हजारों साल लगते हैं। वो एक एग्जाम्पल था, मतलब ये फॉसिल से नहीं बनेगा, ठीक है। परंतु ये किससे बनेगा? कि कोई जीवित था या जीवित है, परंतु वो ड्यूरेशन क्या है, वो शॉर्ट होनी चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। आगे देखते हैं। बायोफ्यूल जो है वो 3 तरह के हैं। जैसे हम पढ़ते ही हैं, जब हम साइंस की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पढ़ाया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वैसे ही सॉलिड फॉर्म में भी होता है ये, जैसे वुड हो गया, ड्राइड प्लांट मटेरियल हो गया, एंड मैन्योर हो गया। मैन्योर मतलब गोबर। लिक्विड में भी होता है बायोएथेनॉल, बायोडीजल, ठीक है। और गैसियस में भी है ये बायोगैस। मतलब इससे जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसको तीनों रूप दे सकते हैं इस बायोफ्यूल को, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब जो ये हम इसमें, जैसे ये जो देश है हमारे, खासकर लीडरशिप हमारे देश ने करी है कि इसके पीछे हम क्यों पड़े हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत फायदा करने वाला है। कैसे? आप देखिए, इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस और कैन बी यूज्ड इन एडिशन टू डीजल, पेट्रोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं जो डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, ये सब हम कैसे लाते हैं? ये एक फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है। इसमें हम डिगिंग करते हैं, जैसे समुद्र में आपने देखा होगा प्लांट लगाए जाते हैं, वहां से डिगिंग की जाती है, तो वहां से ये आया जाता है। और भारत में जितना कंजम्पशन है उतना भारत में उसका प्रोडक्शन ना के बराबर होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत में ज्यादातर इसको इंपोर्ट किया जाता है और भारत का काफी हार्ड अर्न मनी इसमें बहुत वेस्ट होता है। और इसमें जो इसका जो प्राइस सेट करता है उसमें भारत का कोई रोल नहीं होता है। इसमें प्राइस सेट करने वाला है आपका जो मिडिल ईस्ट कंट्री होती हैं, खासकर सऊदी अरेबिया, वो इसमें प्राइस सेट करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, भारत को कभी कभी काफी नुकसान हो जाता है, राइट। तो ये बात हम देखिए। तो इससे क्या होगा, अगर हम ये अचीव कर लेते हैं अच्छी तरह, तो हमें क्या होगा, हम ये इनका रिप्लेसमेंट की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बायोफ्यूल है इसका हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इन सभी जो हम निर्यात कराते हैं, माफ कीजिएगा, जो आयात करते हैं हम लोग, जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है।
और इससे हम एक फायदा और उठा सकते हैं, वो क्या है, जनरेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कहा जा रहा है इससे हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम हीट जनरेट कर लें तो हमारे पास तरीका होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का, राइट। हीट से हम, जो हीट होती है उससे हम एक मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं। तो मैकेनिकल अगर हमने उसको करा दिया हीट से, तो होगा क्या, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अब सम मेन रीजंस फॉर शिफ्टिंग बायोफ्यूल्स आर, जैसे कि मैंने बताया था, मेन रीजंस देख लेते हैं। बायोफ्यूल में हम शिफ्ट हो रहे हैं। राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल, अब आप देख रहे होंगे, मैंने भी बताया था कि बहुत प्राइस बढ़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को इसकी वजह से क्या होता है, अब देखिए भारत में अगर डीजल के प्राइस बढ़ गए, तो भारत में अगर डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो सब जितनी वस्तुएं होती हैं ज्यादातर उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र में जो भी वस्तुएं जाती हैं, अगर खाने पीने की मैं बात करूं तो ट्रक से तो जाती हैं, क्योंकि पहाड़ों में तो रेलवे ट्रैक होते नहीं है, ट्रेन से जाएगा नहीं, तो फिर ट्रक से जाएगा। और ट्रक किससे चलता है, डीजल से। और डीजल अगर महंगा हो गया तो ऑब्वियसली अपने आप ये जो कॉस्टिंग हुई है, जो कॉस्टिंग बढ़ी है, ये प्रोडक्ट में भी बढ़ जाएगी। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में हम देखेंगे कि वहां पर चीजें महंगी हो जाएगी, राइट। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस, अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो इससे क्या होता है, ये जो जितने हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल डीजल, इससे क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट ज्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो व्हीकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, राइट, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। एंड द इंटरेस्ट इन ऑब्टेनिंग फ्यूल फ्रॉम द एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। अब देखिए, इसमें जो हम बायोफ्यूल लाएंगे, है ना, जो बायोफ्यूल लाया जाता है, इसमें क्या होता है कि हमारा एक सोर्स बनता है, जो आपकी पराली होती है ना, जिसको हम पराली कहते हैं, जैसे फसल काट देते हैं तो जो बची हुई फसल होती है, जिसे किसान भाई हमारे जला देते हैं, तो उस पराली का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने में। उसमें फायदा क्या होगा कि फिर पराली बिकेगी, पराली बिकेगी तो किसानों की जो आय है, जो इनकम है, वो बढ़ेगी। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा क्या हो गया कि जो पराली जला के जो एनवायरमेंट प्रदूषित किया जाता था, अब वो भी नहीं होगा, राइट। तो ये फायदा इससे। आगे देखते हैं। अब देखिए, जो हमारे बायोफ्यूल्स हैं उसको 4 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। वो 4 कैटेगरीज हम देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा वास्ट मैंने बता रखा है, एग्जाम में आपसे इतना वास्ट कोई नहीं पूछता है, राइट, आप डोंट वरी। और मेंस में भी थोड़ा थोड़ा आपने लिख देना है, आपके मार्क्स आ जाते हैं, राइट। फिर भी इसको थोड़ा हम वास्ट पढ़ लेते हैं टेक्निकली। देखिए, फर्स्ट जनरेशन फ्यूल होता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन फ्यूल जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फूड सोर्सेज से, मतलब जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे फूड का सोर्स बनता है, उससे भी इसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे शुगर से, स्टार्च से, वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल फैट से, ठीक है। और यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है, जिस हिसाब से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वो एक कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, मतलब पुरानी तकनीक से इसको इस्तेमाल करके हम क्या जनरेट कर देते हैं, बायोफ्यूल, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि कोई उदाहरण है इसके, कि फर्स्ट जनरेशन के कोई उदाहरण है बायोफ्यूल्स के, बिल्कुल है, जैसे बायो अल्कोहल्स हो गया, बायोडीजल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, बायो ईथर्स हो गया और बायोगैस हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, यहां पर द प्रोसेस कन्वर्जन इज इजी, यानी कि इसको बनाना बहुत आसान है, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन वाला जो फ्यूल है, इसको बनाना बहुत आसान है, परंतु यूज ऑफ फूड सोर्सेस इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन द फूड इकोनॉमी। अब होगा क्या, अब देखिए, मैंने भी बताया इसको स्टार्टिंग में कि इसका जो सोर्स है वो है आपका फूड, जो आप फूड खा सकते हैं। अब होगा क्या कि इस फ्यूल को बनाने के लिए जो फूड है, जो ये जितना मैंने बताया आपको, फूड स्टॉक जो आपको दिख रहा है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो हमारी जनता है उसको भी तो फूड चाहिए। तो होगा क्या कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, एक तो जनता के लिए चाहिए और एक अब फ्यूल बनाने के लिए भी चाहिए। तो हो सकता है इससे स्कैर्सिटी आ जाए, कमी आ जाए, और कमी आती है तो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत होता है कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो गई है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या दिखता है कि एक प्रॉब्लम हमें दिखती है कि प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा और भूखमरी हो जाएगी। ये इसका एक डिमेरिट है, राइट, ये भी आपने देखना है। आगे देखते हैं सेकेंड जनरेशन। ये हम जनरेट करते हैं कहाँ से, नॉन फूड क्रॉप्स में। जैसे आप देख रहे होंगे ये सूखी हुई लकड़ियां, पराली, ठीक है, उसका तो हम इस्तेमाल नहीं करते, तो वहां से ये जनरेट हो जाता है, ठीक है, यानी कि नॉन फूड से जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे स्टेम्प है, हस्क है, वुड है, चिप्स है, फ्रूट स्किन है, पीलिंग है, यहाँ से जैसे छिलके होते हैं ना फलों के, उससे भी ये जनरेट हो जाएगा सेकेंड जनरेशन वाला, ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है आपको सेल्यूलोज, एथेनॉल, बायोडीजल, ठीक है। अब ये बनाया कैसे जाता है, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है, बायोकेमिकल
माफ कीजिएगा कन्वर्जन से बनाया जाता है। अब ये थर्मोकेमिकल क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं इस तरह से, राइट। ज्यादा डेप्थ आपको जाना नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। दो दिस फूड डू नॉट अफेक्ट फूड इकोनॉमी। अब यहाँ पर फूड इकोनॉमी इफेक्ट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि इसमें तो जो सोर्स है वो वाला है कौन सा, जो इंसान खाता नहीं है, तो फूड इकोनॉमी को तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। देयर प्रोडक्शन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अब इसमें समस्या क्या है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, आसान नहीं होता है। ऑल्सो इट इज रिपोर्टेड दैट दीज बायोफ्यूल एमिट लेस ग्रीन हाउस गैसेज विच कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन वाला था, जहां से हमने फूड प्रोडक्शन से हम निकाल सकते थे, वो कंपेरेटिवली ज्यादा ग्रीन हाउस एमिट करता है, निकालता है, अगर हम उसकी तुलना सेकंड जनरेशन से करें। सेकंड जनरेशन वाला क्या है, ग्रीन हाउस कम निकालता है, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड जनरेशन देखते हैं क्या है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है जो कि है एल्गी। ये आप देख लोगे एल्गी, ठीक है। और एल्गी आप जानते हैं ये अपना जो भी खाना बनाता है वो सूर्य की रोशनी में बनाता है, तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एल्गी का, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है इसका ब्यूटानॉल, ठीक है, ये ब्यूटानॉल, ये थर्ड जनरेशन का क्या है, बायोफ्यूल, जो किससे बनाया जाता है, एल्गी से। तो यहां पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी कैन बी ग्रोन यूजिंग लैंड एंड वाटर अनसुटेबल फॉर फूड प्रोडक्शन। यानी कि देखिए कोई हमारा ऐसा जमीनी हिस्सा होता है जहां पर हमारा अनाज हम नहीं उगा सकते, ठीक है। जैसे दलदली क्षेत्र होता है, या कहीं पर अगर जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर भूमि सूख गई है, ठीक है, तो वहां पर क्रॉप्स नहीं होती, परंतु ये एल्गी को हम उगा सकते हैं और एल्गी से हम क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो ये सुन के तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छा है, राइट। आइए देखते हैं आगे ये कहता है, वन डिसएडवांटेज इज दैट फर्टिलाइजर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सच क्रॉप्स लीड्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब समस्या क्या है, जो इसमें हम खाद देते हैं वो खाद थोड़ी सी हाईली रिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खाद जो फर्टिलाइजर है वो हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषित करता है। एक इसमें ये डिमेरिट है, राइट। आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन, लास्ट। यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर क्या किया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा क्या किया जाता है कि इसमें क्रॉप्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, ठीक है। और क्रॉप्स कैसी बन जाती है, क्रॉप्स ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करती है। देखिए एक क्रॉप की अपनी एक साधारण सी एक कैपेसिटी होती है कार्बन को एडॉप्ट करने की, ग्रास्प करने की, परंतु इसमें हम एक इंजीनियरिंग के द्वारा, R&D के द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी कार्बन इनटेक कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब वो जब कार्बन कैपेसिटी इनटेक इसका बढ़ा देते हैं, उसको प्री कंजम्पशन करके, माफ कीजिएगा, प्री कंबंशन करके हम क्या करते हैं, उस कार्बन को अटैच कर देते हैं ऑयल्स से, ठीक है। अब आप कहोगे ये सब थोड़ा टेक्निकल हो रहा, बिल्कुल हो रहा, पर यहां से आप सिंपल तरीके से समझिए कि एक्सेस ऑफ कार्बन हमें मिल जाता है, और कार्बन हमेशा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉर योर फ्यूल, राइट। ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पर। तो फोर्थ जनरेशन खासकर ऐसे याद रख लेना आपने, जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा ये बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था, फ्यूल इज प्री कंबस्टेड एंड कार्बन इज कैप्चर्ड, यानी कि उसको प्री कंबस्टेड कर दिया जाता है और कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है, और कार्बन को क्या कर दिया जाता है, जियो सिक्वेस्टर्ड कर दिया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं कि जो डिप्लीटेड ऑयल होते हैं या गैस फील्ड होते हैं या अनमाइनेबल कोल सीम्स होते हैं, वहां पर उसको अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। सम ऑफ द फ्यूल आर कंसिडर्ड कार्बन नेगेटिव एज देयर प्रोडक्शन पुल्स आउट द कार्बन फ्रॉम। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, इसका एक चैलेंज क्या है। इसको अगर साधारण हमने क्या देखा कि इसमें कुछ जेनेटिकल इंजीनियरिंग करी जाती है और इसकी कार्बन कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। अब होता क्या है, आपको पता है कि ऐसा थोड़ी ना है कि कार्बन जो है वो आपके एनवायरनमेंट के लिए जहर है, ऐसा नहीं है। कार्बन अगर ज्यादा है, एक लिमिट से ज्यादा है, तो वो खतरनाक है, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, समुद्र का सी लेवल बढ़ेगा तो आइलैंड डूबेंगे, ठीक है। परंतु अगर कार्बन कम हो जाए बहुत ज्यादा, तो होगा क्या, गर्मी कम हो जाएगी, तो दोबारा से हो सकता है हम आइस एज में चले जाएं। इसीलिए एक लिमिट है। अब क्या होगा, जब इस तरह के जो इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो होगा क्या, ये कार्बन ज्यादा क्या करेंगे, सक कर लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में जितना कार्बन हमें चाहिए वो कार्बन हो जाएगा कम, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, कुछ इम्बैलेंस हो सकता है, तो इससे भी थोड़ा सा हमें डिमेरिट है, राइट। तो इसीलिए हमने देखा, अब आपने अंत में क्या देखा, चाहे वो जनरेशन 1 है, चाहे जनरेशन 2 है, जनरेशन 3 है, जनरेशन 4 है, सबके अपने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने देखे और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमने देखे, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि जो भी है, मतलब इसका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग
के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए इसमें, और इसको जो जो मेरिट है डीमेरिट है, जैसे रेगिस्तान वाला एरिया है जहाँ सूखा, जहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, जो अरावली के वेस्टर्न वाला हिस्सा है वहाँ पर हो सकता है कि हम एल्गी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप सॉल्यूशन दे दीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया 9 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। अब इसके जो मेंबर्स हैं, जो लॉन्चिंग मेंबर्स हैं, आपको उसके नाम पता होना चाहिए, राइट। एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4 प्रोडक्शन करना है इन्होंने और रिप्लेसमेंट करना है, जिससे कि इनकी जो डिपेंडेंसी पड़ती है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं ज़्यादातर, उनकी जो मोनोपोली है उस मोनोपोली से बाहर आए, ठीक है, और अपने अपने जो देश है उसकी इकोनॉमी का सुधार करें, राइट। तो ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है मात्र 2,999 का ऑफर किया जा रहा है, राइट। अन्यथा इसका जो प्राइस था वो है 5,999, पर था से मेरा तात्पर्य है बहुत जल्दी ये दोबारा हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में ये ऑफर दिया गया है और आप फटाफट लॉगिन करिए, बाद में ऐसा ना हो कि आपको ये जो 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है वो भी आप ना ले पाए, ठीक है। तो फटाफट गोयला क्लासेस का ये कोर्स परचेस करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, राइट। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।